अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। आज आपके साथ समाजशास्त्र विषय की मूल समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत खंड 3 के जो इकाई है 11, 12 और 13 के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि खंड 3 के इकाई 11, 12, 13 में हम लोग आज किस बात की चर्चा करेंगे, जिसका विषय है, पहला है समाजीकरण पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संरचना और प्रकार, तत्पश्चात हम लोग सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग समाजीकरण से। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को मालूम होगा कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया ही है जो इंसान को यानी मानव को सामाजिक मानव में परिवर्तित करती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु के पहले तक चलती रहती है, यानी जीवन काल तक ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और जीवित रहती हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा भी अपनी अपनी तरह से दी है। कुछ परिभाषाओं को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन के अनुसार, ग्रीन कहते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। किम्बाल यंग कहते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। न्यूमेयर के अनुसार अगर देखा जाए तो न्यूमेयर कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। तो इन परिभाषाओं के पश्चात हम लोग ये जान सकते हैं कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बच्चा जब वो जन्म लेता है उसके बाद सीखना प्रारंभ करता है और तत्पश्चात वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। यानी ये ऐसा इसलिए होता है कि समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये समाजीकरण की प्रक्रिया जरूरी होती है। अब आप मुझे यकीन है कि आप लोगों को समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला एक विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता जो समाजीकरण की मानी जाती है वह यह है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, एक लर्निंग प्रोसेस है और समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये नहीं कि कुछ साल तक तो समाजीकरण हुआ बच्चे का लेकिन बाद में समाजीकरण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और मनुष्य हर पल में, हर स्टेज में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसके अलावा समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक इस संदर्भ में होती है कि समय तथा स्थान सापेक्ष होती है। समय तथा स्थान सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि समाजीकरण हर स्थान पर हर समय में एक जैसा नहीं हो सकता है, यानी उसमें एक विभिन्नता भी पाई जा सकती है और एक समाज और स्थान विशेष और समय विशेष के परिप्रेक्ष्य में भी समाजीकरण की प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है। इसके अलावा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। अगर ये समाजीकरण की प्रक्रिया ना हो, समाज के द्वारा ना अपनाई जाए तो शायद हम अपनी नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जो हमारे भाव है, संस्कृति का हस्तांतरण हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति में अनुकूलनशीलता लाती है, व्यक्ति को अनुकूलनशील बनाती है, यानी समाज के साथ कैसे उसको व्यवस्था में रहना है, व्यवस्थित होना है, समाज के साथ अनुकूलन कैसे करना है, ये सारी प्रक्रियाएं सिखाने का कार्य हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया करती है। इसके अलावा समाज का एक प्रकारात्मक सदस्य बनने की एक प्रक्रिया भी है, यानी व्यक्ति तो होता है लेकिन वो सामाजिक मानव बनने में वो एक प्रकारात्मक, एक प्रोडक्टिव पर्सन बनने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया जरूर होती है। इसका तात्पर्य होता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया इंसान को एक प्रोडक्टिव मानव है, एक उत्पादनशील मानव के रूप में परिवर्तित करती है। यानी वो व्यक्ति जो समाजीकृत होता है वह किस प्रकार से समाज के विकास में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, समाज के निरंतरता में कैसे योगदान देता है, इस तरह से वो एक प्रकारात्मक सदस्य
बनता है, जब समाजीकरण उसका संपन्न होता है। इसके अलावा समाजीकरण के लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, यानी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर ये जिम्मेदारी है कि समाजीकरण का कार्य वो करेंगे। तो वो आओ इस बच्चों हम लोग समझते हैं कि समाजीकरण के वो अभिकरण कौन कौन से, वो संस्थाएं कौन कौन से हैं जो इस जिम्मेदारी को उठाती हैं। जिसमें सबसे जो पहली संस्था है या अभिकरण है वो हमारा परिवार है। यानी हमारा परिवार कहा जाता है, परिवार सबसे पहली पाठशाला होती है इंसान की। हम वहीं से सीखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार ही होता है, वो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो बच्चों में संस्कार को, बच्चों में अच्छे और बुरे बातों को बताते हैं, और वो परिवार से ही पहली बार सीखना स्टार्ट करता है। तो परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिकरण के रूप में समाजीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा केवल परिवार ही नहीं, परिवार के अलावा जब बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने की शिक्षा प्रारंभ करता है, तो शिक्षण संस्थाओं में वो प्रवेश करता है। वहां पर भी वो शिक्षण संस्थाएं भी कहीं ना कहीं उसके समाजीकरण में योगदान देती है। कुछ नियम क्या है, समाज के नियम क्या है, हमारा संविधान क्या है, कानून क्या है, हमको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की शिक्षा और सीख शिक्षा संस्थाएं देती है परिवार के साथ साथ। तो ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रमुख भूमिका निभाती है उपकरण के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली जिसको कह सकते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, बच्चों का एक ग्रुप होता है जो खेलने वाला समूह होता है। हम जब स्कूल में नहीं होते हैं, जब घर में नहीं होते हैं, तो शायद हम बच्चों के अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, वहां भी हम सीखते हैं। वहां भी हम ये सीखते हैं कैसे बात करना है, कैसे किसको क्या बोलना है, किसका सम्मान करना है, कैसे करना है, किसी को क्या कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। ये सब सीखने की प्रक्रिया भी हमारे क्रीड़ा समूह में होती है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में। इसके अलावा मीडिया का महत्व वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में बहुत बढ़ गया है। बिना मीडिया के, तो खास करके अब मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तीनों का प्रभाव हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के समाजीकरण पर पड़ रहा है। और वर्तमान समय में अगर देखें, आधुनिक काल में देखें, तो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है, जो सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसका प्रभाव हमारे घरों में हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारे कोर्सेज हो, चाहे हमारे जैसे आप आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये भी मीडिया और एक जो संचार के साधन है उसकी बदौलत हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान में रखना होता है कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल, और मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी माना गया है, और मीडिया इस तरह से अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज के समय में मीडिया का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है, अगर एक समाजशास्त्री होने के नाते विश्लेषण करूं, तो मुझे लगता है जितना प्रभाव मीडिया का लोगों पर पड़ रहा है, सोशल मीडिया का पड़ रहा है, उतना शायद हम परिवार में उतना हम सीख नहीं ले पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अलग दिशा में ले जा रहा है। यहाँ पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा धर्म भी एक बहुत बड़ा घटक है, एक अभिकरण है, एक संस्था है, जो हमको बचपन से लेकर के हमारे जीवन के अंत काल तक हमको कुछ न कुछ सीख, लर्निंग, शिक्षा प्रदान करता है। धर्म धारिते इति धर्म, जो धारण करने वाली, धारणीय व्यवहार है, वही धर्म है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय भी धर्म करता है। और धर्म न केवल एक अलौकिक सत्ता में, पारलौकिक सत्ता में एक विश्वास की बात होती है, बल्कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या व्यवहार उचित है, क्या अनुचित है, इसका भी ज्ञान हमको हमारे बच्चों में, नई पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। और ये एक प्रमुख भूमिका निभाता है। धर्म का प्रभाव एक अभिकरण के रूप में, समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में ये भी कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो कहूँगा धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। और धर्म अपने हिसाब से लोगों में सही गलत का निर्णय करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख समस्या जो हमारे सामने, वर्तमान समाज के सामने आ रही है, उसमें यह देखना है कि धर्म की सही शिक्षा देने वाले और धर्म की गलत शिक्षा देने वाले दोनों तरह के लोग हैं। और कहीं ना कहीं धर्म के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का नतीजा है कि धर्म की गलत शिक्षा भी लोगों के द्वारा दी जा रही है। वो उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो लोग धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, उससे समाज में विघटन पैदा होता है, समाज में डिसहार्मनी
होती है, जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में चुनौती आती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे समाज के लिए जिम्मेदार लोग हो और एजेंसियां हो। तो धर्म एक महत्वपूर्ण अवकरण है जो समाजीकरण में भूमिका निभाता है। इसके अलावा राज्य, स्टेट, राज्य की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य यानी कि सत्ता का जो केंद्र होता है, जिसको जनता अपने द्वारा प्रजातंत्र में राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव जनता अपने अपने वोट से करती है और वो उसको अधिकार देती है कि समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको हम कानून बनाने का अधिकार देते हैं, उसको नियम बनाने का अधिकार देते हैं और कानून अपने दंड के माध्यम से, अपने सेंसस के माध्यम से लोगों को अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करता है। कहीं ऐसा ना हो, अगर राज्य न रहे, दंड न रहे, कानून न रहे, अगर संविधान न हो तो शायद समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में, महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में राज्य अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम इसको देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि राज्य की भूमिका में भी कमियां आई हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां आई हैं, जिसको हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। राज्य की कार्यप्रणाली, राज्य के फंक्शनिंग में तमाम तरह की ऐसी कमियां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित, चाहे राजनीतिक शुद्धता की कमी हो। ये सारे बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं राज्य को एक अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए शायद रोकते हैं और राज्य की भूमिका एक पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। लेकिन फिर भी अच्छे बुरे दोनों तरह के प्रभाव समाज पर राज्य का होता है। जिस तरह से तमाम अभिकरण अपनी भूमिका निभाते हैं, उस तरह राज्य भी अपने एक बदलाव के दौर से, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो राज्य भी अभिकरण में भूमिका निभाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया इन अभिकरणों के माध्यम से संपूर्ण होती है। हम पूर्ण नहीं कह सकते, निरंतर जारी रहती है। अब समझते हैं बच्चों कि समाजीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे एक बच्चा जो जन्म लेता है वो सीखता है, किन किन तरीकों से सीखता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जो नवजात शिशु होता है वो सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनेक स्टेज, अनेक स्तर से गुजरता है। ये स्तर विभिन्न आयु खंडों में विभक्त रहते हैं, यानी जो अनेक स्तरों से होकर के बच्चा एक जो है धीरे धीरे वो जो है समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रतिभागी होता है। प्रोफेसर जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया है। ये 4 चरण निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है और ये प्रक्रिया 1.5 साल तक लगभग चलती है, जिसमें बच्चा केवल अपनी माँ से ही तादात्म्य रखता है। वो केवल अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए माँ को इंडिकेशंस देता है, चाहे वो रोता है, बिलखता है, हंसता है, खिलखिलाता है, तो वो माँ को बताना चाहता है कि हमको भूख लगी है, हमको और हमारी नित्य क्रियाएं लगी है। तो वो ये जो अवस्था होती है मौखिक अवस्था, ये केवल माँ के इर्द गिर्द घूमती है और नवजात बच्चा केवल अपनी बेसिक नीड जो पूरी करने के लिए, भूख प्यास पूरी करने के लिए माँ पर निर्भर रहता है। इसके अलावा शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था शौच संबंधी क्रियाओं को सीखने की अवस्था होती है, जिसमें यह प्रक्रिया 3 से 4 वर्ष तक चलती है, यानी 1.5 साल से लेकर के 3 से 4 वर्ष तक जो बच्चे की अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अपने हाथ की सफाई, अपने शरीर की सफाई, शौच क्रिया कैसे करते हैं, ये सब सीखता है, धीरे धीरे वो सीखता है। इसके अलावा मिट्टी, कपड़ा नहीं गंदा करना है, ये बुरी बात है, इससे बचाव करना है, हैंड वॉश कैसे करना है, ये सारी चीजें जो सीखता है बच्चा, वो शैशवावस्था में सीखता है। इसमें माँ के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से भी बच्चे का तादात्म्य होता है। वो मम्मी पापा, भाई बहन, सबसे वो एक संबंध स्थापित करना शुरू करता है और वो अपने अपने इशारों के माध्यम से सबके साथ खेलता है। ये शैशवावस्था की अवस्था होती है। इसके अलावा तदात्मीकरण की अवस्था होती है, जिसमें 3 से 4 साल से लेकर के 12 से 13 साल तक जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो तदात्मीकरण का होता है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा जो है न केवल परिवार के सदस्यों से, बल्कि वो स्कूल और कॉलेज जाना प्रारंभ करता है, यानी शिक्षा आरंभ करता है और अपने मित्र बनाना शुरू करता है, दोस्तों के साथ भी इंटरेक्ट करना शुरू करता है, अंतर्क्रिया करना शुरू करता है, परिवार के अन्य सदस्यों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। तो ये जो उम्र होती है 3-4 वर्ष से लेकर के 12 से 13 वर्ष तक की, इसमें वो तदात्मीकरण करता है।
वो जो कुछ नियम सीखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या है टिकट है, हमको किससे कैसे बात करनी है, हमको हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार की संस्कृति क्या है, हमारे समाज की संस्कृति क्या है, हमको क्या व्यवहार करना चाहिए, किसका पैर छूना है, किसको नमस्ते करना है, किसको क्या करना है, ये सारी बातें इस तदात्म्य गुण की अवस्था में बच्चा आत्मीकृत करता है, उसको सीखता है। इसके अलावा अंतिम अवस्था जो आती है किशोरावस्था आती है, जो 12-13 साल से लेकर के 21 वर्ष तक एडोलसेंट एज जिसको कहते हैं, उसमें आती है। इसको कहते हैं, इसमें बच्चा ना केवल स्कूल क्लास और अपने अध्ययन में रत होता है, अपने परिवार से सीखता है, अपनी संस्कृति को सीखता है, बल्कि इस उम्र में उसके शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं। वो बदलाव हार्मोनल होते हैं, शारीरिक होते हैं, और बच्चा अपने लिंग के प्रति भी जागरूक होता है। वो किसी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना है, किसी पुरुष के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई के साथ, बहन के साथ क्या व्यवहार करना है, ये किशोरावस्था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन से एक ट्रांजिशनल फेज से वो बच्चा गुजरता है किशोरावस्था में, और बहुत तरह के उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। लेकिन यह उम्र बहुत परिवर्तनकारी होती है, यह उम्र बहुत जटिल होती है। इस उम्र में बच्चा सीखने की बहुत ललक होती है, सब कुछ जानने की ललक होती है, और ये किशोरावस्था का ये समाजीकरण का एक चौथा चरण है। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है, लेकिन इसके बाद भी हमारे सीखने की प्रक्रिया और समाजीकरण की प्रक्रिया चालू रहती है, जो निरंतर चलती रहती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में विद्वानों ने किस तरह से समाजीकरण के सिद्धांत दिए, समाजीकरण की अवधारणाएं किस प्रकार से की। तो सबसे पहले अवधारणा जो हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है जीएच मीड के द्वारा, जिसमें जीएच मीड क्या कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक स्व विकास की प्रक्रिया है, यानी स्वतः विकास की, सेल्फ के डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। सेल्फ का डेवलपमेंट होता है इसमें। तो वो सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कहते हैं कि नीड समाजीकरण की प्रक्रिया को कुछ अवधारणाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने एक अवधारणा दी, मैं की अवधारणा, आई, कॉन्सेप्ट ऑफ आई। उन्होंने कहा मैं की अवधारणा में बच्चा ये जानता है कि वो क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या सोचता है अपने बारे में, वो कैसा है। ये अवस्था जो होती है उसको कहता है वो मैं से, उसको कहता है कि ये मैं हूँ। लेकिन उसका समाजीकरण इससे कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसके आगे मुझे की अवधारणा को देते हैं, मी की अवधारणा देते हैं। अब मी में क्या आता है, वो बच्चा पहले तो ये सोचता है कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, हमारा शरीर कैसा है, हम सुंदर हैं या नहीं है, ये मैं में आता है। लेकिन मुझे की जो अवधारणा आती है वो समाज की तरफ, समाज को भी वो मानने लगता है, समाज उसको कैसे देखता है ये भी ध्यान रखता है, समाज उसके बारे में क्या सोचता है। और जब समाज समाज के बारे में यह सोचने लगता है कि समाज भी हमको ध्यान देता है, समाज हमारे बारे में क्या सोचता होगा, फिर वो उस हिसाब से उसके माध्यम से उस संदर्भ में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और फिर वो अपने बारे में नया विचार बनाता है कि वो कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, केवल उसके मानने से नहीं तय होता है, बल्कि वो ये जानता है कि समाज भी है, समाज हमको देख रहा है, समाज क्या मान रहा है, समाज क्या नहीं मान रहा है, ये भी हमको ध्यान देना है। और इसके बाद जो डिसाइड करता है, यानी उसको अवधारणा बनाता है कि वो कैसा है, उसको कहते हैं हम मुझे की अवधारणा। तो मीड, मैं, मुझे, और एक अवधारणा और देते हैं जिसमें वो कहते हैं सामान्य अन्य की अवधारणा और विशिष्ट अन्य की अवधारणा। सामान्य अन्य की अवधारणा में वो कहते हैं कि सामान्य अन्य की अवधारणा में व्यक्ति ये सोचता है कि जो मुझे है, जो समाज उसको देख रहा है, तो उसके आसपास के जो लोग हैं, आसपास के परिवार के लोग हैं, उसको क्या मानते हैं, उसकी सामान्य भूमिका क्या है, उसके सामान्य व्यवहार क्या है, जो आसपास के लोग प्रभावित करते हैं उसको, वो सामान्य अन्य, यानी वो दूसरों से जो प्रभावित होता है उसमें सामान्य अन्य भी प्रभावित करते हैं उसको, और विशिष्ट अन्य भी प्रभावित करते हैं। यानी परिवार के अलावा जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, जो आमने सामने के संबंध में, उनके अलावा विशिष्ट भूमिकाएं भी होती हैं, विशिष्ट समूह होता है, चाहे दोस्तों का समूह हो, चाहे स्कूल का समूह, चाहे टीचर्स हो, शिक्षक हो, उसके रिश्तेदार हो, वो विशिष्ट अन्य को भी सीखता है कि विशिष्ट हमारा समाज, हमारी जाति, हमारा धर्म हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या अपेक्षा रखता है, उसको विशिष्ट अन्य की अवधारणा के माध्यम से सीखता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जीएस मीड ने स्व के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से समाजीकरण की का सिद्धांत दिया है, समाजीकरण की व्याख्या की है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो चार्ल्स कूली का आता है, जिसको आत्मदर्पण का सिद्धांत
आत्मदर्पण यानी स्वयं को देखने का दर्पण, स्वयं को निर्माण करने का जो दर्पण है, स्वयं के बारे में विचार अवधारणा बनाने का जो दर्पण है। मनुष्य स्व के बारे में अवधारणा दूसरे व्यक्तियों की सहायता से बनाता है। चार्ल्स कूले कहते हैं कि मनुष्य स्व के बारे में अवधारणा दूसरे व्यक्तियों की सहायता से बनाता है। जिस प्रकार दर्पण शारीरिक स्व का बिंब है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की धारणा हमारे सामाजिक स्व का बिंब है। यानी अगर हम बिंब किसको कहते हैं, हम दर्पण को, जब दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा शरीर दिखता है, हमारी आंख कैसी, हमारी नाक कैसे, हम कैसे दिखते हैं, सुंदर है नहीं है, और हमको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारा शारीरिक स्व होता है। लेकिन समाज जो होता है वो सामाजिक स्व का बिंब होता है। समाज हमको, ये समाज में हम देखते हैं, दूसरों में देखते हैं कि वो चाहे सामान्य अन्य हो चाहे वो विशिष्ट अन्य हो, कि हम कैसे हैं, हम किस प्रकार के हैं। इसी को समझाने के लिए इसी तरह से चार्ल्स कूले कहते हैं कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो आत्मदर्पण, लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं, थियरी इसको कहा जाता है। इसके अलावा आत्मदर्पण सिद्धांत के 3 मूल तत्व बताए हैं चार्ल्स कूले ने। वो 3 मूल तत्व क्या है? सबसे पहले वो मानते हैं, जब बच्चा या जब कोई व्यक्ति समाज में होता है, उसका सामाजिकरण होता है, तो ना केवल वो ये सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहला तो ये तत्व जरूरी है जानना कि दूसरे लोग उसके बारे में या हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा तत्व यह आता है कि दूसरे लोग जो उसके बारे में या मेरे बारे में जो धारणा बनाते हैं के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। यानी दूसरों की धारणा को जानने के बाद फिर मैं अपने बारे में क्या धारणा बनाता हूँ। ये जो प्रक्रिया है एक महत्वपूर्ण तत्व है चार्ल्स कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत का। इसके अलावा अब बात आती है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, यानी फिर मैं अपने बारे में अपने आप को क्या मानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं क्या सुधार करना जरूरी है, मैं अच्छा बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है। ये सब जो है वो आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ऐसा चार्ल्स कूले का मानना है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉयड जो मनोवैज्ञानिक है, उनका एक सिद्धांत है, वो बताते हैं कि फ्रॉयड, मीड और कूले की अवधारणा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको डिस्कस किया है, वो कहते हैं उसमें व्यक्ति और समाज को अलग अलग घटना वस्तुएं बताया गया है, यानी व्यक्ति और समाज अलग अलग दिखाया गया है, परंतु केवल एक ही वस्तु के सामूहिक वितरणात्मक पहलू है। वो कहता है जो ये व्यक्ति और समाज है वो एक ही वस्तु के सामूहिक और वितरणात्मक पहलू है, ये अलग अलग एकदम नहीं हो सकते। फ्रॉयड समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या 3 अवधारणाओं के माध्यम से करता है, जो मन की 3 व्यवस्थाएं हैं। वो कहता है मन की 3 व्यवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वो क्या होती है? सबसे पहला उसने कहा ईद, ईद की भावना। अब ईद क्या होता है? ईद वो कहता है कि ईद कहता है कि व्यक्ति की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, उसको भूख लगना, प्यास लगना, हमको क्या चाहिए, आज हमको क्या कपड़ा पहनना है, हमको कपड़े पहनने, हमको क्या चाहिए, ये जो भाव आता है, मन की एक दशा होती है, हमको ये चाहिए, हमको भूख लगी, हमको खाना चाहिए। अब खाना चाहिए तो ईद यहाँ पर काम कर रहा है, हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए हमको ईद हम भावना जो होती है, मना स्थिति होती है, उसको ईद फ्रॉयड ने कहा, ये पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में कहते हैं अहम आता है, ईगो आता है। ईगो क्या होता है? वो कहता है अगर हमको भूख लगी है तो हमको खाना चाहिए, लेकिन खाना कैसे चाहिए ये बात ईद नहीं हमको बताता है, लेकिन वो बात अहम बताता है। अहम क्या कहता है? अहम ये कहता है कि भूख लगी है, ठीक है, खाना जरूरी है, प्यास लगी है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन कैसे पीना है? कहीं चोरी करके नहीं पीना है, हमको हमको पानी की व्यवस्था करनी है, किसी से मांगना है, प्यार से मांगना है, खरीदना है, तब हमको पीना है। यानी केवल हमको अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को, यानी हमारी जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं उसको पूरा करने के लिए केवल पूरा ही नहीं करना है, बल्कि किस तरीके से पूरा करना है, ये अहम बताता है। ये मन की दूसरी अवस्था कही फ्रॉयड ने। इसके अलावा तीसरी अवस्था कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो कहता है कि जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट थी, जो हमारे कुछ तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में हमको क्या करना है कि कौन सा बेहतर तरीका है, उसका हमको निर्माण, उसको माध्यम से हमको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो ईद अहम और पराहम के माध्यम से जो सिगमंड फ्रॉयड है, मन की 3 अवस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब दूसरी अवधारणा जो समाजशास्त्र में है, जो इकाई
12 है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे संरचना और प्रकार। अब संरचना क्या है, संरचना और प्रकार का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों, जैसा कि हम मानते हैं कि संरचना संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमारा शरीर है, शरीर हमारा विभिन्न अंगों के मिलने से बना है, यानी स्टावो होता है, हमारी आँख, कान, नाक, पैर, ये सब मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और ये हमारी शारीरिक संरचना है। ठीक है, समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन 1885 में किया था। प्रारंभिक रूप में स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ भवन की संरचना या बनावट से है। 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया और इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा, यानी विभिन्न घटकों के बीच जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं, इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है, उसको एक संरचना कहा जाने लगा। सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयां जैसे कि समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। स्पष्ट है कि संरचना शब्द से आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से, इकाइयों का एक ऐसा प्रतिमानित संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, संरचना कहलाता है। यानी एक इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप होती है इस संरचना में, यानी एक अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित व्यवस्था होती है इकाइयों की, जो एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक संपूर्ण संरचना का निर्माण करते हैं। अब बात आती है संरचना और प्रकार की परिभाषाएं क्या क्या है। संरचना को समाजशास्त्रियों ने किस तरह से परिभाषित किया है? टालकर पार्सन्स कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी समाज में जो विशिष्ट पद और कार्य होते हैं उसकी क्रमबद्धता को हम संरचना कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। इग्नन के अनुसार अंतःवैयक्तिक संबंध सामाजिक संरचना के अंग है, जो कि व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना के अंग बन जाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। कार्ल मैनहीम के शब्दों में कहें तो सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। यानी सामाजिक संरचना जो है वो परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है, कार्ल मैनहीम का मानना है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार एक समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग की संरचना है, उसको अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मानते हैं, उसको अव्यक्त रूप में देखते हैं। वो कहते हैं मानसिक संरचना होती है जो हमारे दिमाग में होती है कि समाज क्या है क्या नहीं। प्रकार क्या होता है, इसको पहले हमको इसका अर्थ समझना जरूरी है। जहां संरचना है, अगर कोई संरचना है तो उसका प्रकार भी होगा। अब बात आती है प्रकार क्या कहते हैं? फंक्शन, इसको समाजशास्त्र में फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो प्रकार क्या होता है? यानी जो विभिन्न अंगों के एकीकरण से जो संरचना का निर्माण होता है, तो प्रकार क्या कहते हैं? विभिन्न अंगों के द्वारा उस संरचना को, उस व्यवस्था के बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है किसी अंग विशेष के द्वारा, उसको उस अंग विशेष का प्रकार कहते हैं। अगर परिवार एक अंग है समाज का, तो परिवार किस तरह से समाज को स्थायी रखने में, समाज को चलायमान रखने में, जीवित रखने में जो योगदान देता है, उसको हम कहेंगे वो उसका प्रकार है। मैलिनोस्की के अनुसार प्रकार का अभिप्राय हमेशा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करना है। इसमें भोजन करने की सरल क्रिया से लेकर के संस्कारों को संपन्न करने तक की सभी जटिल क्रियाएं शामिल हैं। मर्टन के अनुसार प्रकार वो एक अलौकिक परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यहाँ भी मर्टन भी प्रकार को कैसे व्याख्यायित करते हैं? मर्टन कहते हैं अलौकिक परिणाम, ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी ऑब्जर्व किया, हमको दिखती हैं चीजें, परिणाम दिखता है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था के साथ मनुष्य अनुकूलन करता है और सामंजस्य बिठाता है। तो इसके अलावा दुर्खीम क्या कहते हैं? हमारे दुर्खीम कहते हैं किसी सामाजिक तथ्य का प्रकार सदैव किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में खोजना चाहिए। यानी सामाजिक उद्देश्य क्या है और उसके संबंध क्या है, इसमें हम सामाजिक जो प्रकार है उसकी परिभाषा को खोज सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी अवधारणाएं समाजशास्त्र में पाई जाती हैं कि संरचना और प्रकार के बारे में क्या बात है, क्या अवधारणा है। विभिन्न स्कूल, जो स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, विचारों का जो स्कूल है, वो किस प्रकार से संरचना और प्रकारवाद को देखता है, उसका एनालिसिस करता है।
तो सबसे पहले एक स्कूल के रूप में प्रकारवाद, अब हम प्रकारवाद की बात करते हैं। प्रकारवाद उपयोगितावादी धारणा की आलोचना के रूप में होता है, यानी प्रकारवाद या संरचनात्मकवाद, इसको कई नामों से, विभिन्न विभिन्न नामों से हम जानते हैं। कोई इसको संरचनात्मक प्रकारवाद कहता है, कोई प्रकारवाद कहता है, कोई विश्लेषणात्मक प्रकारवाद कहता है, लेकिन हम उसको एक समझने की कोशिश करेंगे प्रकारवाद के रूप में। तो क्या कहते हैं, मनुष्य आर्थिक रूप से प्रेरित तर्क संगत अभिनेता जो अपनी उपयोगिता या लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। मुक्त बाजारों में प्रतिस्पर्धा जिसने लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया, यानी प्रकारवादी अवधारणा का जन्म हुआ जो उपयोगितावादी अवधारणा पहले से मौजूद थी उसके विपरीत, उसके खिलाफ हुआ है। यानी वो इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि मुक्त बाजारों में प्रतिस्पर्धा जो होती है जिसने लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया, इसके खिलाफ है। एक सिद्धांत के रूप में प्रकारवाद उत्तर देने में सक्षम बनाता है, यानी उत्तर क्या है, सही जवाब क्या है, इसमें सक्षम बनाता है कि एक निश्चित प्रणाली या सामाजिक पैटर्न जो मौजूद है इसके अनुसार, यानी किसी सामाजिक व्यवस्था में एक विशिष्ट सामाजिक प्रणाली कैसे मौजूद है, इसका भी उत्तर हम प्रकारवाद में पा सकते हैं। या किसी चीज के अस्तित्व को उस कार्य के आधार पर समझाया जाना चाहिए जो वह समाज में कार्य करता है। प्रणाली की आवश्यकता या आवश्यकताएं का अस्तित्व इस बात पर प्रकाश डालता है कि समाज में संरचनाओं के कार्य होते हैं, सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरा किया जाना चाहिए, जिसको यह संरचनात्मक कार्यात्मकता का आधार है। यानी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचना का होना जरूरी है, और संरचना के साथ साथ प्रकार नहीं होगा तो प्रकार का होना जरूरी है, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना जरूरी है संरचना के विभिन्न अंगों का। इस तरह से हम उसको प्रकारवाद कहते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा, जिसको सबसे पहले समाजशास्त्र के पहले मानव विज्ञान में मैनोस्की ने सबसे पहले जो मानव विज्ञान के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने इसकी अवधारणा प्रकारवाद की अवधारणा दी। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से वो प्रसिद्ध हैं अपने शोध कार्य के लिए, जिसमें उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी की या उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसको कहा जाता है, सहभागी अवलोकन के माध्यम से। वो पहले ऐसे अनुभव शास्त्री थे, मानव विज्ञानी थे, जिन्होंने सहभागी अवलोकन के माध्यम से जनजातियों के साथ, खास करके मेलिनोस्की ने ट्रोबियन आइलैंड जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पर स्थित इस द्वीप पर रहने वाली ट्रोबियन जनजाति का अध्ययन किया था, और उस जनजाति के साथ वो मिलजुल कर रहे, 2 साल तक उनके साथ रहे, उनके व्यवहार के साथ उन्होंने वहां पर तथ्य संकलन किया, और उसके बाद उन्होंने प्रकारवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। अब उसमें प्रकारवाद में मेलिनोस्की क्या कहते हैं, मेलिनोस्की कहते हैं कि मेलिनोस्की कहते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर यानी संस्कृति जो है किसी भी समाज के जनजाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। यानी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो संस्कृति के माध्यम से पूर्ण होती है, संपन्न होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रकारवाद एक प्रकारवाद की सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म होता है। यानी प्रकारवाद हर जगह, हर भाग, हर समाज में उसका प्रकार होता है, वो सकारात्मक होता है, ये कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकारवाद की यह व्याख्या की है। इनके अलावा इन्हीं के समकालीन रेडक्लिफ ब्राउन थे, जो एक दूसरे मानव विज्ञानी हैं, वो प्रकारवाद की व्याख्या करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा मेलिनोस्की से हट करके, मेलिनोस्की से थोड़ा सा भिन्न विचार रखते हुए उन्होंने प्रकारवाद की संकल्पना की, अवधारणा दी, जिसमें रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद को खुद वो कहते हैं, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं, वो संरचनात्मक प्रकारवादी है, वो संरचनात्मक प्रकारवादी मानते हैं अपने आप को, और वो संरचना पर ज्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन ने भी भारत के अंडमान आइलैंड की स्टडी की थी, उनका अध्ययन किया था, और ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का भी अध्ययन किया था, अफ्रीका की जनजाति का भी अध्ययन किया था, और उसके पश्चात उन्होंने जो संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा को विकसित किया था। अब इसमें इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, ये एमाइल दुर्खाइम से भी प्रभावित थे। ये कहते हैं कि जो प्रकारवाद है जिसमें प्रकारात्मक एकीकरण बहुत आवश्यक होता है, यानी हर अंग एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं।
यानी एवरी पार्ट ऑफ द कल्चर हैज अ फंक्शन। वो कहते हैं हर अंग समाज का एक प्रकार करता है, यानी एक कार्य करता है। इसके अलावा कहते हैं कि एक संतुलन बना रहता है व्यवस्था में, संरचना में, क्योंकि वो अंतर संबंधित जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से अंतर संबंधित होते हैं कि वो उस संरचना में या व्यवस्था में संतुलन बनाए रखते हैं। और उनका यह भी मानना था कि एक अंग में परिवर्तन, संरचना के किसी एक अंग में परिवर्तन दूसरे अंग में परिवर्तन को बुलाता है, यानी दूसरे अंग में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। यानी एक अंग में परिवर्तन अगर आएगा तो दूसरे अंग में भी परिवर्तन आएगा। रेडक्लिफ ब्राउन मैलिनोव्स्की के अलावा समाजशास्त्र में जब हम देखते हैं तो स्पेंसर से लेकर के, हर्बर्ट स्पेंसर से लेकर के अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम, इन सारे लोगों ने भी, ये सारे लोग प्रकारवादी माने जाते हैं। इमानुएल दुर्खीम ने अपने सिद्धांत में, अपने प्रकारवाद के सिद्धांत में वो ये कहते हैं कि समाज में एकीकरण को बनाए रखना, समाज में स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रकारवाद जरूरी है। और जो धर्म है, जो संस्कृति है और जो परिवार है, ये सब कहीं ना कहीं से समाज की एकता, समाज के इंटीग्रेशन, समाज के स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसको वो कहता है कि सामाजिक कहते हैं सामाजिक तथ्यों को तथ्यों के माध्यम से हम एक अवधारणा के रूप में, तथ्यों के माध्यम से हम फंक्शन की स्टडी यानी प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें समाज में संतुलन बना रहता है। इसके अलावा रॉबर्ट के मर्टन ने भी प्रकारवाद की अवधारणा दी है। रॉबर्ट के मर्टन ने पूर्ववर्ती मानवविज्ञानी और समाजशास्त्रियों का जो प्रकारवाद था उसमें कुछ संशोधन किया, उसमें बदलाव किया और उनकी कुछ कमियों को गिनाया। उसमें सबसे पहला वो कहते हैं कि जो सार्वभौमिक प्रकारवाद है, या वो कहते हैं एकीकरण, जो प्रकारात्मक एकीकरण जो पाया जाता है, या किसी भी अंग की अपरिहार्यता की जो बात आती है, ये तीनों सही नहीं है। जहां तक बात है कि सार्वभौमिक प्रकारवाद की, तो उसकी आलोचना करते हैं। वो कोई कहते हैं कोई जरूरी नहीं एक समाज में जो परिवार प्रकारात्मक है वो प्रकार के रूप में कार्य करता है, दूसरे समाज में भी वैसा हो, तो हम उसका सार्वभौमिक प्रकारवाद नहीं कह सकते। इसके अलावा वो दूसरी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि एक सार्वभौमिक एकता, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन, हमेशा सकारात्मक संबंध ही अंगों के बीच में संरचना के नहीं होते हैं, कई बार नकारात्मक संबंध भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सकारात्मक संबंध ही होगा। तीसरा वो कहते हैं कि जो केवल प्रकार ही नहीं होते हैं किसी अंग के, बल्कि आकार भी होते हैं, जिसको दुष्प्रकार भी होते हैं, तो उसको भी हमको समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो है मर्टन के अलावा पार्सन्स एक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसने पार्सन्स ने प्रकारवाद को एजिल मॉडल के आधार पर, AGIL, जिसको कहते हैं एडेप्टेशन यानी अनुकूलनशीलता, उन्होंने क्या किया, समाज को एक साइबरनेटिक हायरार्की, एक अंतर्निर्भर संबंध के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में माना, और उन्होंने कहा समाज के 4 भाग हो सकते हैं। उन चारों भागों में आपस में एक लेन देन की व्यवस्था होती है, एक भाग दूसरे भाग पर निर्भर होता है, एक भाग दूसरे भाग से संबंधित होता है, और इस व्यवस्था को हम सिस्टम थियरी के माध्यम से एजिल मॉडल के आधार पर, एजिल मॉडल भी कहते हैं, एजिल प्रारूप भी कहते हैं, के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जिसमें वो कहते हैं पहला प्रारूप होता है एडेप्टेशन, जिसमें अनुकूलनशीलता होती है, यानी पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसे करना है, या आर्थिक प्रणाली से अनुकूलन होता है, यानी हमारा अस्तित्व समाज के साथ कैसे बना रहेगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे, इसके लिए एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है, क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, ये व्यवस्था निर्धारित करती है। दूसरा आता है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य उन्मुखता, लक्ष्य की प्राप्ति। अब लक्ष्य की प्राप्ति का जो जिम्मेदारी होती है वो राजनीतिक व्यवस्था पर होती है, यानी कि किस प्रकार से राज्य, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक में कि राज्य एक भूमिका निभाता है। राज्य भूमिका किस तरह की निभाता है, राज्य जो समाज के लक्ष्य होते हैं, जो राज्य के लक्ष्य होते हैं निर्धारित करता है, उनको प्राप्त करने के लिए नियम कानून का निर्माण करता है, तो ये गोल अटेनमेंट होता है। लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन यानी एकीकरण की बात आती है, एकीकरण की एक व्यवस्था होती है। ये एकीकरण की व्यवस्था कुछ संस्थाओं के माध्यम से समाज में की जाती है। कैसे एकीकरण होता है, जिसको कल्चरल लीगल सिस्टम कहते हैं।
यानी जिसको जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वो कहीं न कहीं लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, एक दूसरे से एकीकृत करते हैं और वो अव्यवस्था को रोकने के लिए काम करते हैं। यानी लोग एकीकृत रहे, समाज के नियम का पालन करें, चाहे वो दंड के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से, कानून के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन समाज में एकीकरण बना रहे। चौथा और अंतिम जो व्यवस्था वो कहते हैं लेटेंसी कहते हैं, यानी इसको कहते हैं जिसको कहते हैं एक छुपे रूप में, एक अव्यक्त रूप में एक व्यवस्था होती है जो जो जिसको कहते हैं कि अव्यवस्था का प्रबंधन करती है। यानी जो समाज में अव्यवस्था होती है या तनाव होता है, संघर्ष होता है, उसको वो दूर करता है, यानी उसका प्रबंधन करता है। अब ये प्रबंधन किस व्यवस्था के किन किन अधिकरणों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है? यानी वो हमारा परिवार है, फैमिली है, हमारे वैल्यूज हैं, यानी मूल्य, नॉर्म्स, बिलीफ, विचारधारा, ये जो होते हैं ये सब हमारे व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। समाज में तनाव कम हो, तनाव ना हो, इसका निर्माण करते हैं। एजिल मॉडल के आधार पर पार्सन्स प्रकारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आर के मर्टन को विशेष रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। आर के मर्टन एक जो अपनी पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकारवाद का सिद्धांत वर्णन करते हैं। एक बात महत्वपूर्ण अलग तरीके से वो ये कहते हैं कि केवल प्रकार ही नहीं होता है, बल्कि अब आकार भी होता है। अब आकार क्या होता है? और प्रकार को उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं वो प्रत्यक्ष प्रकार, एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार, जिसको कहते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन। वो कहते हैं कई बार जो अपेक्षित व्यवहार होता है समाज में, जो अलौकिक व्यवहार होता है, अपेक्षित व्यवहार होता है, वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकार होता है। और ऐसे भी व्यवहार, ऐसे भी क्रियाएं, ऐसे भी परिणाम समाज में आते हैं जो अपेक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आते हैं। इसके अलावा वो आकार भी बताते हैं। आकार क्यों कहते हैं कि आकार भी दो तरह का होता है, वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। आकार क्या कहते हैं? आकार को परिभाषित करते हुए मर्टन कहते हैं कि समाज में अंगों के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है, वो योगदान न दे करके उसको उस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो कार्य किया जाता है किसी अंग के द्वारा या उसकी कमियों के द्वारा, जो व्यवस्था जो खराब होती है, उसको अकार्य कहते हैं। डिसफंक्शन मर्टन ने कहा, इसको अंग्रेजी में डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो अब मर्टन के प्रकार के दो आधारभूत तत्व हैं जिनको हमको समझना चाहिए। एक सावयव व्यवस्था के रूप में प्रकार होता है, यानी एक इंटरलेटेड पार्ट्स का एक अपना एक संरचना होती है, उसका एक फंक्शन होता है। एक सावयव व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार होता है। तो दो तरह के प्रकार की बात मर्टन करते हैं। अब बात आती है सामाजिक नियंत्रण। जो अगली अवधारणा है हमारी समाजशास्त्र की, वो है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। जो इसके पहले जो अवधारणाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो समाजीकरण की अवधारणा हो, चाहे वो हमारे संरचना एवं प्रकार की अवधारणा हो, दोनों अवधारणाओं में ये बात निकल के आती है, दोनों कोई ना कोई प्रकार करते हैं। अब प्रकार तो उनके द्वारा निभाए जाते हैं, तमाम एजेंसियों के द्वारा, तमाम अंतरणों के द्वारा, लेकिन सामाजिक नियंत्रण क्या है, कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, इसको समझना जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति व समूह के संबंधों, व्यवहारों एवं आचरणों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है एवं व्यवस्थित करता है तथा व्यक्तियों को समाज के स्थापित मूल्यों, नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए प्रेरित एवं बाध्य करता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, अव्यवस्था को रोकने हेतु प्रत्येक समाज अपने सदस्यों, समितियों, संस्थाओं और व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाता है। समाज द्वारा लगाया गया यह नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण को सरल शब्दों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, अनुरूपता बनी रहे, लोग सामाजिक नियमों का उल्लंघन ना करें, इससे रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था। सामाजिक नियंत्रण समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। बोगार्डस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन पद्धतियों की व्यवस्था है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को
मान्य व्यवहार प्रतिमान के अनुरूप बनाता है। यानी जो समाज के वैलिड जो जो बिहेवियर है, वैलिड वे ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको उसको पालन करवाने के लिए व्यवस्था के अनुरूप बनाता है। स्मिथ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो उन उद्देश्यों के साधनों के प्रति चेतन सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण हम अनुकूलन के माध्यम से भी करने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं। लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप और प्रकार है। कई प्रकार के सामाजिक नियंत्रण हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रण, जिसमें पहला जो सब प्रकार है वह औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अब औपचारिक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है? ऐसा नियंत्रण समाज में जो औपचारिक संस्थाओं द्वारा, एक औपचारिक संस्थाओं द्वारा, संगठनों द्वारा, समितियों द्वारा जो किया जाता है वो औपचारिक। जैसे हम कहेंगे अगर हमारा जो पेनल कोड है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो नियम कानून, हमारे जो एक्ट है, यानी कि जो हमारे विधान है, उसके माध्यम से कानून है, पुलिस व्यवस्था है, इसके माध्यम से जो नियंत्रण किया जाता है वो औपचारिक नियंत्रण होता है। उसमें निश्चित होता है किस प्रकार के उल्लंघन के लिए किस प्रकार का दंड निश्चित है, तो ये इसको औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो 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 संवैधानिक लिखे पढ़े नियम कानून तो नहीं होते हैं, औपचारिक संगठन नहीं होता, संरचना नहीं होती है, लेकिन समाज में स्थित जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं अनौपचारिक रूप से, चाहे वो परिवार हो, हमारे धर्म हो, संस्कृति हो, नियम कानून हो, जो हमारे रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, वो अनौपचारिक रूप से भी नियंत्रण समाज पर नियंत्रण करती है, क्योंकि वो बच्चों में ये सीख पैदा करती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण भी होता है। अब चेतन और अचेतन क्या होता है? चेतन नियंत्रण यह होता है जिसमें हम बाह्य रूप में व्यवस्था देखते हैं जो हमारे ऊपर हमको पता होता है कि ये उल्लंघन, जैसे अब आप जब क्लास में होते हैं, अपनी कक्षा में होते हैं, तो शिक्षक एक वहाँ चेतन नियंत्रण होता है, यानी कि आपको पता होता है आप अगर कोई कानून का अगर आप वहाँ उल्लंघन करेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम चेतन रूप से चेतन नियंत्रण होता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन लिखे पड़े हैं और उसके अनुसार वो अप्लाई होगा, जिस तरह का अपराध होगा उस तरह का दंड होगा। लेकिन कई अचेतन नियंत्रण होते हैं। अचेतन नियंत्रण होता है हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे समाज के जो रूढ़ियां हैं, लोक रीतियां हैं, ये सब अचेतन रूप में हमारे साथ होती हैं, हम पर नियंत्रण करती हैं, क्योंकि हमको समाज का ध्यान आता है, समाज की नाराजगी का ध्यान आता है, ये सब हमारे ध्यान में अचेतन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण भी होता है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें हम आसपास अपने रहने वाले, जैसे परिवार अपने सदस्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, क्योंकि वो सामने होते हैं, आसपास ही होते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी होता है, यानी जो आपके पास व्यवस्था मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई आपको देख रहा है, आपको आप ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, सड़क पर आपने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर दिया, तो वहां चलिए ठीक है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो ठीक है, आपको लगा बच गए, लेकिन नहीं, कैमरे लगे हैं, आपका नंबर ट्रेस हो गया है, आपका नंबर लिख गया, आपके नाम से चालान कर दिया, आपको पनिशमेंट मिल गया। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है, यानी आमने सामने नियंत्रण न स्थापित करके दूर से रह करके नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके अलावा आग्रह और प्रतिरोधी सामाजिक नियंत्रण होता है। इसको एमाइल दरखीम ने भी इस तरह के नियंत्रण की बात की थी, और उन्होंने दो तरह के जो समाज बताए थे, जिसको उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिक, सावयव वाली समाज और प्राचीन समाज, सरल समाज। तो उसमें उन्होंने कहा दो तरह के कानून पाए जाते हैं, एक आग्रहवादी, एक रिकंस्ट्रक्टिव, और एक होता है कोर्सिव, यानी कि उसको बाध्यकारी कानून होता है। यानी एक कानून होता है जिसमें कहते हैं कि अगर ये अपराध हुआ है तो उसकी जो कड़ी से कड़ी सजा होगी, तो दंड के माध्यम से जो नियंत्रण किया जाता है वो प्रतिरोधी होता है। लेकिन आग्रह यानी किसी ने, अगर कोई बच्चे ने गलती की है, किसी ने कोई गलती की है, तो उस पर सजा एक दंड ना दे करके, उसको शारीरिक या मानसिक दंड ना दे करके या वित्तीय दंड ना दे करके उसको जो है उसको समझाया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको अच्छी बुरी बात बताई जाती है, जिससे आगे चल करके वो गलती ना करे। तो इस प्रकार का नियंत्रण करते हैं।
संगठित, असंगठित और सामाजिक, सह सामाजिक नियंत्रण। संगठित, असंगठित, पुनः हम उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब एक व्यवस्था होती है, एक संस्था इसके लिए निमित्त होती है कि उसको संगठित तरीके से उसका एक टास्क है, एक लक्ष्य है, उसको करना है ना? तो उसको संगठित कहते हैं। और असंगठित कहते हैं कि बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो संगठित नहीं है, व्याख्यायित नहीं है, लेकिन फिर भी वो समाज में नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो इस नियंत्रण के कार्य को हम असंगठित नियंत्रण भी कह सकते हैं। और सहज सामाजिक नियंत्रण, सहज सामाजिक नियंत्रण का मतलब जो आसानी से समाज में एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से परिवार हो, हमारे दोस्त हों, हमारे मित्र मंडली हो, रिश्तेदार हों, उनके माध्यम से जो हम एक हम पर एक नियंत्रण स्थापित होता है, उसको सहज सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हम परिवर्तन है। सामाजिक, अब हम समझते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो अथवा अभौतिक हो, में समय के साथ साथ भिन्नता उत्पन्न होना। भिन्नता वस्तु के बाहरी स्वरूप में भी हो सकती है और आंतरिक संगठन में, बनावट में, गुण में भी हो सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या सर्वकालीन एवं सर्वव्यापी प्रक्रिया है, या भौतिक एवं जैविक जगत में हो सकता है, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक जगत में भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में लैंडिस का कहना है कि निश्चित अर्थों में सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज में अर्थात सामाजिक संबंधों के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। किंग्सले डेविस भी कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। सामाजिक परिवर्तन का एक मौलिक तत्व है। सामाजिक परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है, यानी मौलिक परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन होता है। गति में भिन्नता होती है। हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति कम है, कहीं हो सकता है ज्यादा हो, अमेरिका में ज्यादा हो सकती है, तो ये गति में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन कहीं एक व्यक्ति में परिवर्तन, एक व्यक्ति के किसी व्यवस्था में परिवर्तन से नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक घटना है, एक कलेक्टिव चेंज की बात होती है जो समाज में, समूह में और समुदाय में घटित होती है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य भी है। अब सामाजिक परिवर्तन कहने में तो आसान है कि पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी भारत में, अब वो सती प्रथा को बैन कर दिया गया, समाप्त हो गई उसकी उसकी लेकिन सामाजिक इतना आसान भी अनिश्चित होता है। परिवर्तन हमने कितना होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा, कितना प्रभावकारी होगा समाज की, हम नहीं कह सकते। इसलिए परिवर्तन की चिंता सामाजिक कारक होते हैं, कारण है जो समाज में बनाते हैं, जिनका सबसे पहला कारण होता है जो है कर सकते हैं, जैविक होता है, गैर मानव जैविक में जो हमारे पर्यावरण हमारे उसमें अगर नेचुरल प्रॉपर्टी हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आती है, भूतंत्र में परिवर्तन होता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो उस वजह से तमाम लोगों का विस्थापन होता है, तमाम तरह की जो है भूकंप आता है, तो उनके आचार व्यवहार, नियम कानून और प्रथाओं में भी परिवर्तन आता है। समाज की संरचना में परिवर्तन आता है और समाज की जो है प्रकार में भी परिवर्तन आता है। मानव जैविक क्या होते हैं? मानव जैविक यानी मानव के द्वारा जो समाज में परिवर्तन होते हैं, आर्टिफिशियल जो इसको ऐसे कह सकते हैं कि समाज जनसंख्या से संबंधित जो कारण होते हैं। हमारी जनसंख्या कहीं ज्यादा अगर है या उसका पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, पोस्ट माइग्रेशन है, हमारी जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, इसका भी समाज पर असर पड़ता है। कहीं जनसंख्या अगर ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, तो सामाजिक जो असंतोष पैदा होगा, समुदाय के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, हिंसा बढ़ेगी, रोजगार की प्रॉब्लम आएगी, तमाम तरह की परिवर्तन समाज में घटित होंगे। उसी के हिसाब से नियम कानून में बदलाव होता है। इसके अलावा जो दूसरा कारक है भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक यानी कि समाज के जो जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद हमारे भौगोलिक घटक हैं, चाहे वो वातावरण, पर्यावरण हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो मरुस्थलीय व्यवस्था हो, या हमारी
जलीय व्यवस्था हो, इन सब ये भी एक कहीं न कहीं एक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से तापमान वृद्धि हो रही है, हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यूरोप में जहाँ का टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर रहता था, लोग घूमने फिरने जाते थे, आज के समय में वहाँ का टेम्परेचर हमारे भारत जैसा वो टेम्परेचर है। लोग वहाँ पर कितने लोग हीट वेव से, गर्मी से मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और वहाँ पर इमरजेंसी, ब्रिटेन में इमरजेंसी, ऑस्ट्रिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है, क्योंकि जो तापमान है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है। तमाम जगह फ्लड आ रही है, कहीं किसी का घर बह गया, गांव बह गया, कहीं कोई उसका रोजगार बह गया, स्कूल रह गया। ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो भौगोलिक कारक हैं वो भी समाज में परिवर्तन लाते हैं, चाहे संरचना में भी लाते हैं और प्रकार में भी लाते हैं। तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है, और तकनीकी के विकास के आधार पर हमारे समाज में परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे आज का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले जब आईसीटी, जब कंप्यूटर नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो हम दूर से बैठ करके कक्षाएं नहीं ले सकते थे, दूर से बैठ करके हम लेक्चर नहीं दे सकते थे, हम क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तकनीकी के माध्यम से ये हो पा रहा है कि आज हम दूर बैठे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसको बहुत दिन बाद भी देखा जा सकता है, और हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं। आज दिल्ली में बैठा डॉक्टर कैसे टेलीपैथी के माध्यम से या उसको जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वो दिल्ली में बैठा ऑपरेशन लखनऊ में हो रहा है, वो तकनीकी के माध्यम से वो ऑपरेशन करवाता है। तो ये कहीं ना कहीं तकनीक। इसके अलावा अकबर लिंकॉफ ने केवल रेडियो के प्रभाव, रेडियो के कई प्रभावों को का विश्लेषण किया था और कहा था कि रेडियो के माध्यम से समाज पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हम देख सकते हैं कि तकनीक की वजह से हमारे समाज में चाहे वो संहारक हथियार बनाना हो, चाहे ऐसे हथियार बनाना हो जो मानव के संहार के लिए नकारात्मक, उसके लिए है एक न्यूक्लियर वेपन जो कहते हैं हम उसको परमाणु बम, वो किस तरह से घातक हो सकता है हमारे समाज के लिए, समाज में कितना परिवर्तन ला सकता है, और जो और अन्य तरह के आधुनिक हथियार हैं वो किस तरह से युद्ध की वजह से तमाम लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर करते हैं, उनके रीति रिवाज परंपराओं में परिवर्तन होता है, उनका जो विस्थापन होता है, फोर्स माइग्रेशन होता है। तो ये सारी चीजें तकनीकी और उसका एक तकनीकी कारक की वजह से होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारक, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, एक तो समाज या परिवार अपने अंदर से अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करता है, और समाज में बाहर से भी परिवर्तन होता है। जैसे समाज में ऐसे कर सकते हैं तमाम धर्म सुधार आंदोलन हुए, समाज सुधार आंदोलन जैसे हुए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामास्वामी नायकर, जो है पर्यावरण के बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक तमाम तरह के आंदोलन जो चले हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज में, सती प्रथा का एग्जाम्पल हमने भी दिया था आपको उदाहरण, जिसमें पहले ये प्रथा थी, एक अमानवीय प्रथा थी, जो राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग, इन सब लोगों ने अथक प्रयास किया, समाज को जागरूक किया, और बाद में उसको रोक पाने में सफलता मिली। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, समाज के अंतर्गत हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक नैतिकता जो होती है, हमारे वैल्यूज, मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। बहुत सारे धर्मों में आज अगर देखते हैं आप, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तमाम धार्मिक आंदोलन हुए, तमाम सामाजिक सुधार आंदोलन, वो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाए हैं। हम एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हिंसा है, जो अमानवीयता है, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की वजह से समाज में परिवर्तन आता है। इसके अलावा समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए तमाम तरह के ऐसे अनेक सिद्धांत भी मौजूद हैं, जो समाजशास्त्रियों ने तमाम तरह की अवधारणाएं दी, सिद्धांत दिया, जिसमें सबसे पहला आता है उद्विकासवादी सिद्धांत। उद्विकासवादी सिद्धांत को हम रेखीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अगस्त कॉम्टे, सेंट साइमन, इमानुएल दर्कहाइम से लेकर के स्पेंसर, ये सारे लोगों ने माना है कि समाज में परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यानी कई चरणों के माध्यम से समाज आगे बढ़ता रहता है। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत में आता है कि जो खास करके सूर्यकिरण ने दिया है, तो उन्होंने कहा है कि समाज जिस अवस्था से चलता है, दूसरी घूम के फिर वहीं पर आता है। चक्र के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है।
केवल संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत हम लोगों ने इसके पूर्ववर्ती अध्याय में पढ़ा ही है, जो समाज में परिवर्तन को समझने के लिए एक मेथोडोलॉजी देता है। संघर्ष सिद्धांत जिसमें कहते हैं कि खास करके मार्क्सवादी सिद्धांत आता है कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है, समाज में शोषण को खत्म करना जरूरी है, इसलिए क्रांति जिसको कहते हैं एक संरचनात्मक परिवर्तन की बात होती है, टोटल रेवोल्यूशन की बात होती है। तो ये कुछ सिद्धांत है समाज में परिवर्तन के, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि समाज में परिवर्तन को समझने का क्या तरीका हो सकता है। तो ये आपके साथ हमने चर्चा की है विभिन्न उदाहरणों की। इसके साथ ही हम सबको नमस्कार करते हैं और समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।